कैसे हैं सीए साहब? आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि मेरे सारे सीए साहब काफ़ी अच्छे मूड में होंगे आज। चलिए आज हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। लेकिन दोस्तों कोई नया टॉपिक मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखा होगा ना, उसमें बोलता है ना आमिर खान, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। ऐसा बोलते रहो तो चीज़ें अच्छी हो जाएगी, एटलीस्ट चीज़ों को सहने की ताकत आ जाती है। मैं अपने क्लास में आपको यही बोलता हूँ, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। सीए का सबसे बड़ा फंडा है रिवीजन, रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी। अगर ये 2 चीज़ें आपने अच्छे से कर लिया तो आपको सीए बनने से कोई रोक नहीं सकता। मेरा तो काम है आपको याद दिलाना। मैं आपको आज भी याद दिलाऊंगा, कल भी याद दिलाऊंगा। जब तक मेरा बस चलेगा, जब तक मैं आपको क्लास दूंगा, मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। करना नहीं करना आपका काम है। जो बच्चे फॉलो करेंगे वो जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करेंगे, जो नहीं फॉलो करेंगे कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सॉरी टू से दैट, बट फैक्ट यही है। आप किसी ऐसे बच्चे से जाके पूछो जो थोड़े थोड़े नंबर के लिए रह जाते हैं या क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाए, तो वो यही कहेंगे, यार मैंने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से किया था, लेकिन एग्ज़ाम के पहले ना जो लास्ट वाला नाइट था मैं अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया। मैंने अपने सारे स्टडी मटेरियल को इस तरीके से अरेंज नहीं कर पाया कि मैं 12-14 घंटे में या जो एक दिन का गैप मिलता है उसमें से 2 बार 3 बार रिवाइज कर पाऊँ। उस गैप में जितने अच्छे से आप रिवाइज करोगे आपकी क्वालिफाई करने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसकी प्रिपरेशन आप अभी से करके चलो कि मैं कैसे एग्ज़ाम वाले नाइट में, एग्ज़ाम वाले गैप में किस तरीके से उस 24 घंटे को मैं यूटिलाइज़ करूँगा, कैसे कैसे रिवाइज करूँगा। और वो उस दिन आप बेटर तरीके से रिवाइज तभी कर पाओगे जब पहले से आपका रिवीजन जितना ज़्यादा हुआ रहेगा। ये चीज़ें आपको उस समय दिखेगी। एक कहावत है, अगर आपको युद्ध के मैदान में कम खून बहाना है तो युद्ध से पहले अपना खूब पसीना बहा लो। जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे युद्ध से पहले, युद्ध में उतना कम खून बहेगा। ये बात फैक्ट है हमारे सीए एग्ज़ाम के लिए भी। अभी जितना ज़्यादा आप मेहनत कर लोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, एग्ज़ाम वाले दिन आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए अब ज़्यादा भाषण नहीं देते हुए, आप लोग कहोगे सर आप तो भाषण ही ज़्यादा देते हो, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहूँगा, मेरे कुछ सवाल होंगे आपसे। अच्छा, एज यूजुअल आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल पता है। अभी मैं आपको एएस नहीं करा रहा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में आपको अभी कुछ पढ़ा ही नहीं रहा। एएस की बात हम कुछ करेंगे ही नहीं अभी। सबसे पहले हम लोग कुछ जनरल बातें करेंगे, कुछ इधर उधर की बातें करेंगे और AS9 के बैकग्राउंड को हम समझेंगे। बेसिकली हम इसके बैकग्राउंड को जानेंगे, इसकी नीड क्या हुई इंडस्ट्री को कि AS9 लाना पड़ा। इतने सारे एएस हैं, हर किसी की कुछ न कुछ नीड पड़ी, कुछ न कुछ ज़रूरत पड़ी, ऐसे ही कोई नहीं आया। इस दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं ना, सभी के धरती पे आने का कुछ न कुछ पर्पस है, कुछ न कुछ इंटेंशन है ऊपर वाले का, तभी उन्होंने आपको यहाँ पे भेजा है, मुझे भेजा है, सभी को भेजा है। उसी तरह जैसे AS9 या बाकी सारे एएस भी अगर पिक्चर में आए तो इसके पीछे कुछ न कुछ स्टोरी है, कुछ न कुछ कहानी है, कुछ न कुछ ज़रूरतें हुई तभी ये आया। उसी को हम समझेंगे आज की क्लास में। आज आपको बस सुनना है, समझना है और मेरे कुछ सवालों का जवाब देना है। मैं कुछ चीज़ों को आपके बचपन से भी रिलेट करूँगा। बचपन मीन्स
11th 12th या बीकॉम में जो भी आपने पढ़ा है अकाउंटिंग, उससे रिलेट करूँगा। और उससे ऊपर लेवल की चीज़ें अब जो आप सीए में समझने वाले हो, जानने वाले हो, सीखने वाले हो, उसको भी हम जानेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा एक दोस्त है, सुखीराम, आप सभी को पता है। ये बड़ा सुखी रहता है, हमेशा खुश रहने वाला आदमी, सुखी इंसान। ठीक है, आज के डेट में जो इंसान खुश रहता है उससे बढ़िया कोई नहीं है, क्योंकि लोग ज़्यादा पैसा कमा के भी खुश नहीं है। ठीक है, ये है सुखीराम। इसकी एक दुकान है कपड़े की। ठीक है, कपड़े की दुकान है। अब आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना, आप लोगों को पता है। इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर मिलती है। ठीक है, अब यहाँ एक बैठा है प्यारे लाल, ये इसका कस्टमर है। इसने इसको ऑनलाइन ऑर्डर दिया। ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया। ठीक है, अब देखते जाओ। आपको तो देखने में बड़ा आसान सा लगता है कि यार ऑर्डर आया, सेल हो गया। ठीक है, लेकिन एक सेल होने में क्या क्या घटनाएं घटती है, क्या क्या इंसिडेंसेस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आप देखो, समझो, बारीकियों को समझो। उससे हम अपने अकाउंटिंग के लिए चीज़ों को निकालेंगे। देखो आप, मान लो ये है 1 जनवरी 2025। ठीक है, जब सुखीराम को ऑर्डर मिल गया। ठीक है, ये ऑर्डर रिसीव हो गया सुखीराम को। ठीक है, सुखीराम ने ऑर्डर रिसीव कर लिया। ठीक, उसके बाद ये है 2 जनवरी 25, जब इसने पैकिंग कर ली और इनवॉइस भी रेज कर लिया। ठीक है, ये है 3 जनवरी, जब इसने अपने यहाँ से डिस्पैच कर दिया। ये है 4 जनवरी, जब प्यारे लाल को रिसीव भी हो गया। ठीक है, और इसने पेमेंट भी कर दिया। ठीक है, अब देखो आप, अब देखो मज़ेदारी वाली बात। 1 जनवरी को ऑर्डर आए, 2 जनवरी को पैकिंग हुई, इनवॉइस रेज हुआ, 3 जनवरी को डिस्पैच हुआ, 4 जनवरी को प्यारे लाल ने पेमेंट कर दिया और उसको माल की डिलीवरी मिल गई। ठीक है, अब अकाउंटेंट का काम शुरू होता है। अब सीए साहब का काम शुरू होता है। ये सुखीराम है, इसने एक प्यारे से अकाउंटेंट को भी रखा है। ये है इसका अकाउंटेंट, जो हमेशा काम के बोझ के तले दबा रहता है बेचारा। इसके बाल वाल खड़े रहते हैं और हमेशा दुखी रहता है, हमेशा परेशान रहता है कि मेरे से मालिक काम ज़्यादा कराते हैं और पैसे कम देते हैं। ठीक है, अब आई इसकी अकाउंटिंग की बारी। ठीक है, वैसे तो ये बड़ा होनहार आदमी है, बड़ा होनहार अकाउंटेंट है। ये सीए नहीं है, बट है बड़ा एक्सपीरियंस्ड बंदा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इसने पहली एंट्री डाल ली सेल की, एंट्री डाल ली। ठीक है, कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल। ठीक है, अब एंट्री में डेट भी तो आएगी।
एंट्री में इसको डेट भी डालना है। जब ये डेट लिखने लगा, ये अकाउंटेंट ये जब डेट लिखने लगा तो इसका सिर घूम गया कि यार यहाँ तो 4 डेट है, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी एंड 4 जनवरी। मैं यहाँ पे कौन सा डेट डालूँ? 1 जनवरी डालूँ या 2 डालूँ या 3 डालूँ या 4 डालूँ? इसके लिए तो बड़ी समस्या हो गई। ये तो बड़ा कंफ्यूज हो गया। ये तो वैसे ही कंफ्यूज बंदा था, काम के बोझ के नीचे दबा हुआ और परेशान हो गया। भागा भागा अपने मालिक के पास गया, साहब मैं परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं एंट्री कैसे करूँ। कहता भाई तू अकाउंटेंट आदमी है, तू समझ। अब ये आपसे पूछता है, सीए साहब आप बताओ, आप ही कुछ निदान करो समस्या का, मैं डेट कौन सा लूँ इसमें? 1 जनवरी लूँ, 2 जनवरी लूँ, 3 जनवरी लूँ, 4 जनवरी लूँ? होप आप लोग समस्या को समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअल में समस्या कहाँ थी इंडस्ट्री के सामने। इंडस्ट्री के सामने समस्या ये नहीं थी कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। डेबिट क्रेडिट तो सभी को क्लियर है, हर अकाउंटेंट जानता है अच्छे से कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। वो तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। 11th में ही बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं डेबिट और क्रेडिट में। आप सीए बन रहे हो डेबिट क्रेडिट करने के लिए नहीं, उससे ऊपर की चीज़ों के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, चीज़ों की नीड के लिए, उसके रूट कॉज तक जाने के लिए। ठीक है, अब देखो यूजुअली आप लोग तो जब 11th 12th में एंट्री पास करते थे, आपको जनरल एंट्री में डेट दिया होता था, ये एंट्री पास किया, वो डेट डाल दिया, एंट्री काम ख़त्म। लेकिन ये कभी दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या कभी सोचा ही नहीं कि यार ये डेट कहाँ से आया आखिर। अब आपको वो सोचना है, अब आपको उस लेवल से चीज़ों को समझना पड़ेगा। तभी तो अकाउंटेंट के आगे वर्ड लग जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप अकाउंटेंट नहीं हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा हो कि इंडस्ट्री के सामने आखिर समस्या क्या थी। समस्या ये नहीं थी कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। समस्या ये है कि डेट क्या डालें इस एंट्री में, वो कौन सा डेट है, वो कौन सा शुभ घड़ी है, वो कौन सा शुभ दिन है जब हमें एंट्री को रिकॉर्ड कर लेना है। एंट्री में रिकॉर्ड तो करूँगा, लेकिन किस डेट को करूँगा? जब मुझे ऑर्डर आया तब, या जब मैंने पैकिंग करके इनवाइस रेज कर दिया तब, या जब अपने यहाँ से माल को निकाल दिया तब, या जब मुझे पैसे आ गए तब, कब करूँ? ठीक है, समस्या यहीं तक नहीं है, समस्याएं और भी थी। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको मटेरियल का, गुड्स का। हो सकता कोई सर्विस भी हो। मान लो मैं एज ए टीचर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं फ्री में तो आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं ले नहीं रहा हूँ, मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे फ़ी चार्ज कर रहा हूँ। अब मान लो कोई बैच स्टार्ट होती है, वो मटेरियल का एग्जाम्पल था, ये सर्विस का एग्जाम्पल है। मान लो कोई बैच स्टार्ट होती है जनवरी में, ठीक है, 1 जनवरी को, और वो ख़त्म होती है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को, ठीक है। अब यूजुअली तो टीचर क्या करते हैं, टीचर तो एडवांस में लेते हैं पैसा। अब एडवांस में पैसे तो ले लिया, लेकिन कोर्स यहाँ कंप्लीट होगा, सर्विस यहाँ पे कंप्लीट होगा, सर्विस यहाँ तो ऑनगोइंग है। तो क्या मैं इनकम मुझे कहाँ बुक करना चाहिए? क्या मैं 1 जनवरी को बुक कर लूँ, या मुझे 30 अप्रैल को बुक करना चाहिए, या पार्शियली ये 30 जनवरी आया तो मैं प्रोपोर्शनल कर लूँ, या 28 फरवरी आया फिर उतना पार्ट में कर लूँ? क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। समझ में आ रही है आपको कि दिक्कत कहाँ आ रही थी इंडस्ट्री के सामने? समस्या केवल मटेरियल और सर्विस तक ही नहीं थी, समस्याएं और भी है, आप समझो। और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी आप समझो, चीज़ों को रिलेट करो। बस आपको ये सब
देख करके आपको चीज़ें क्लियर होगी कि हाँ आखिर A से 9 आया क्यों। जब आपको बैकग्राउंड क्लियर होगा तो जब आप क्वेश्चन करोगे, सॉल्यूशन करोगे और समझोगे, तो वहाँ पे आपका सारा फंडा क्लियर होगा और आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे चीज़ों को। आप देखो, मेरा एक और दोस्त है। आप कहोगे सर आपके कितने दोस्त हैं? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और सारे अटपटे दोस्त हैं। सिंपल सा दोस्त कोई नहीं है। मेरा एक दोस्त है तेनालीराम। लेकिन सभी के नाम के लास्ट में राम जरूर मिलेगा आपको। तेनालीराम, ये बड़ा शरीफ बंदा है। हुआ क्या, हुआ क्या, इसे एक बार पैसे की ज़रूरत पड़ गई। इसने कहा भाई अजीत, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे कुछ कुछ हेल्प कर दे। मैंने कहा ठीक है, दोस्त है, दे देते हैं। इसने कहा मुझे 1 लाख रुपए दे दो। ठीक है, लेकिन मैं भी सीए आदमी, एक एक रुपये का कॉस्ट जोड़ता हूँ। अगर मैं तुम्हें 1 लाख दे रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे इतना तो दो जितना मुझे एफडी से आ जाता। तो इसने कहा ठीक है, तो मुझे से एफडी का इंटरेस्ट ले लेना 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, मैंने उसको दे दिया। मान लो जब मैंने दिया, ये है 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी, 6% पर एनम। ठीक है, 0.5% पर मंथ हो गया। 1 जनवरी को मैंने दिया इसको, ये आ गया 30 जनवरी। यहाँ पे मैंने इसको लोन दे दिया। ठीक है, अब 30 जनवरी आया। वैसे तो ये बड़ा शरीफ बंदा है, टाइम पे पैसे दे देता है, जब भी लेता है टाइम पे दे देता है। लेकिन कुछ कारण बस ये पैसे मुझे 30 जनवरी को इंटरेस्ट, लोन तो अभी वो बाद में देगा, मुझे इंटरेस्ट तो देता। इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे इसने इंटरेस्ट जो आना था मुझे, वो इंटरेस्ट नहीं आया। अब आप बताओ, मेरी इनकम तो हो गई 1 लाख का। अगर मैं 6% जोड़ूँ, 6,000, महीने का 500 रुपया, मुझे इतना मिलना चाहिए था उससे, लेकिन उसने दिया नहीं। तो अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या मैं ये इनकम बुक कर लूँ या वेट करूँ कि जब वो मुझे देगा तब मैं बुक करूँ? आपको समझ में आ रही होगी समस्याएं कहाँ कहाँ आ रही है। समस्या ये नहीं है कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। समस्या ये है कि किस डेट को इनकम तो ये हुआ, 500 रुपया इनकम तो हुआ, लेकिन मैं कब बुक करूं? क्या 30 जनवरी को बुक कर लूं, इस डेट को बुक कर लूं, या अभी वेट करूं आगे और जब वो देगा मैं तब बुक करूंगा? क्या ऐसा करना चाहिए? पता नहीं, देखते हैं इस क्या बोलेगा। समस्या केवल यही नहीं है, और भी कुछ समस्याएं हैं, मैं बताता हूँ आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा नहीं। मेरे पास काफ़ी सारे पैसे हो गए। ठीक है, अब मेरा मन किया यार मैं भी अब कुछ शेयर खरीदता हूँ। मैंने क्या किया, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए। रिलायंस कंपनी के मैंने शेयर खरीद लिए। ठीक है, अब शेयर खरीदते ही मुझे ये पता चला, खबर आई, न्यूज़ में आई, इकोनॉमिक टाइम्स में, कि रिलायंस ने डिविडेंड प्रपोज किया है। वर्डिंग पे ध्यान देना, रिलायंस ने डिविडेंड अभी दिया नहीं है, प्रपोज किया है। प्रपोज, ठीक है, डिक्लेयर नहीं किया, प्रपोज किया है। मैं आप लोगों को डिविडेंड का थोड़ा सा बेसिक फंडा बता देता हूँ कि डिविडेंड कैसे, किस तरीके से कंपनियाँ देती है। ठीक है, सपोज करो ये है फाइनेंशियल ईयर, ये है फाइनेंशियल ईयर 24-25 मान लो।
वैसे तो अभी 24-25 चल ही रहा, मान लो 23-24 हम इसको लेते हैं। 1/4 से ये है आपका 31/3/24, ठीक है। अब इस पीरियड में कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है, ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अब 30/9 को कंपनी की एजीएम होती है, जिसमें कंपनी प्रपोज करती है, कंपनी प्रपोज करती है डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड का प्रस्ताव रखा जाता है कि मैं डिविडेंड देना चाहता हूँ, ठीक है। कंपनी ने प्रपोज किया है, अप्रूव नहीं किया है। कंपनी क्या है, एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोज करती है, फिर ये अप्रूव होती है, तब जा कर के डिविडेंड मिलता है। प्रपोज किया, फिर ये हो सकता है कि अप्रूव भी हो या रिजेक्ट भी हो। तो मान लो कि ये अप्रूव हो जाता है, ठीक है, अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद फिर कंपनियां क्या करती है, डिक्लेयर करती है, डिक्लेयर करती है डिविडेंड। इसके बाद शेयर होल्डर को राइट मिलता है डिविडेंड का। आपको एक ओवरऑल प्रोसेस समझ में आया होगा। कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट कमाती है, फिर एजीएम में डिविडेंड का प्रस्ताव रखती है, प्रपोज करती है। वो प्रपोजल अप्रूव भी हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। वो कौन करता है, शेयर होल्डर करता है। अगर अप्रूव हो गया तो वो कंपनी फिर डिक्लेयर करती है, तब जाकर के शेयर होल्डर को राइट मिलता है डिविडेंड का। ये डिविडेंड का प्रोसेस होता है, ठीक है। नाउ कम टू आवर मेन टॉपिक। अब देखो, अब मेरा आपसे सवाल है, मुझे रिलायंस ने अभी मुझे दिया नहीं है, रिलायंस ने प्रपोज किया ये, ठीक है। अब अगर कोई शेयर होल्डर है, मैं अगर शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे जैसे ही क्या प्रपोजल का इन्फॉर्मेशन मिलता है, न्यूज़ से मुझे पता चला, तो क्या मैं यहाँ पे अपना इनकम रिकॉर्ड कर लूँ? क्या मुझे कर लेना चाहिए? या मैं तो देख रहा हूँ कंपनी की फाइनेंशियल्स तो आ जाती है, मैंने देखा कि यार इसमें तो प्रॉफिट है ही, कंपनी डिविडेंड देगी ही, तो क्या मुझे यहीं पे कर लेना चाहिए इनकम बुक? मैं इसका भी डिविडेंड प्रपोज करने का भी वेट ना करूं, या मैं प्रपोजल पे बुक करूं, या जब अप्रूव होती है तब बुक करूं इनकम को, या जब डिक्लेयर करती है तब करूं, या सर मतलब कहाँ करूं मैं बुक, कहाँ मैं रेवेन्यू बुक करूं? आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब हर केसेस में वो एक डेट, वो एक तिथि, वो एक दिन कौन सा होना चाहिए जब इनकम रिकॉर्ड हो जानी चाहिए बुक्स में। आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडस्ट्री के सामने कितनी समस्याएं आई होंगी जब ये AS9 नहीं था। मतलब कितनी कन्फ्यूजन रही होगी, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी रहा होगा, कोई किसी डेट को कर लेता होगा, कोई किसी डेट को कर लेता होगा। इसीलिए हमेशा जो हमारा इंस्टीट्यूट है ICAI है, हमेशा समस्याओं को सुलझाने के लिए सामने आता है, ICAI। सारे लोग, पूरी इंडस्ट्री पहुँचे कहाँ? हमारे ICAI के पास। साहब कुछ मदद करो, आप ही तो हो जो मदद कर सकते हो। तब इंस्टीट्यूट ने AS9 बनाया। AS9 तब जाकर के पिक्चर में आई। अब आपको समझ में आ रहा हो कि AS9 में एक्चुअली हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, AS9 का बैकग्राउंड क्या था, आपको समझ में आ गया, AS9 की नीड क्या थी। और AS9 में पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में एक्चुअल में अगर आप देखो तो आप केवल यही सीखोगे कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज कर लेना है, वो कौन कौन सी कुछ कंडीशंस होंगी, जो ये कंडीशन मीट हो गया, जिस डेट को ये कंडीशन मीट हो गया उस डेट को मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, जब ये कंडीशन मीट हो गया मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। सारे केसेस में, कई सारे केसेस आएंगे अभी
हम पढ़ेंगे टॉपिक में। तो दोस्तों ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, AS9 का। अगली क्लास में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मैं फिर से आपको बोलता हूँ, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है AS9, बस हम इसके बैकग्राउंड को समझ रहे थे। अगर किसी की क्लास मिस भी हुई हो तो आप वापस रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हो, सब कुछ सेम आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन दोस्तों रिवीजन 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 ये मंत्र है, इसको आप रट लो, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।